आइए सुनते हैं कहानी गंगाराम पटेल और बुलाकी दास नाई की। किस्सा है 30 मार खां। देश भ्रमण पर निकले गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई एक दिन एक बड़े नगर के पास अपने रात में रुकने का इंतजाम करने की सोच में थे। वे दोनों एक आलीशान नगर के बीच से होते हुए नगर के दूसरे किनारे की तरफ जा पहुंचे, जहां बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। उन दोनों ने उस रात वहीं अपना डेरा लगाने का मन बना लिया। इस सब के बीच जब वे दोनों नगर में प्रवेश कर बाजार के बीच से गुजर रहे थे, तभी बुलाकी राम ने अपनी नजरों में एक दृश्य कैद कर लिया। अब बारी थी कि कब मौका मिले और वह गंगाराम पटेल से उस दृश्य का वर्णन कर उसका रहस्य जान सके। किसी तरह समय बीतता गया और दोनों ही खाना खाकर अपने पैर सीधे कर रहे थे कि तभी बुलाकी राम से रहा न गया और वह बोल पड़ा। उसके बताए दृश्य के हिसाब से उस शहर के बहुत जाने माने रईस और सम्मानित लोगों का एक झुंड एक युवक को अपने कंधे पर उठाए उसकी जय जयकार लगाते हुए बाजार के बीचों बीच से गुजर रहा था। वह युवक भी अपना हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहा था। बुलाकी की बातें सुनकर गंगाराम पटेल को यह समझते देर न लगी कि अब बुलाकी को उस युवक की जय जयकार का रहस्य जानना है। तभी पटेल जी ने कहा, बुलाकी राम, इस घटना का रहस्य जानने से पहले तुम्हारा एक बात और जानना जरूरी है। उस बात को जानकर तुम्हारी उत्सुकता का भी अंत हो जाएगा और तुम्हें जिस रहस्य को जानने की इच्छा है वह भी समाप्त हो जाएगी। बुलाकी, कुछ साल पहले यहाँ एक बहुत ही साधारण और गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था जीवन राम। जीवन राम बहुत ही मेहनती था, रात दिन हड्डी तोड़ मेहनत करता था और फिर भी उसे और उसके परिवार को बड़ी मुश्किल से ही भोजन मिल पाता था। जीवन राम की पत्नी का नाम था गुलकंदी। वह अपने नाम की तरह ही बहुत मीठे स्वभाव की थी। दूसरे लोगों के घरों में चौका बर्तन का काम करके वह अपने पति की मदद में लगी रहती। उन दोनों का एक बेटा था जिसका नाम दयाराम था, लेकिन लोग उसे 30 मार खां कहकर पुकारते थे। दयाराम भी अपने इस नाम को सुनकर बहुत खुश होता था। उसका 30 मार खां नाम पड़ने के पीछे एक कहानी है। एक बार उसने झाड़ू से चौकी में बैठी 30 मक्खियां एक ही झपट्टे में मार डाली थी। बस तभी से उसका नाम 30 मार खां पड़ गया। इस गरीब परिवार का गुजारा जैसे तैसे चल ही रहा था कि किस्मत ने एक और अजीब खेल खेला और जीवन राम का घर जिस इलाके में था उस इलाके में हैजा की बीमारी फैल गई, जिसमें जीवन राम ने अपनी जान गंवा दी। अपने पिता की मृत्यु के वक्त दयाराम की आयु केवल 10 वर्ष थी। पति की मृत्यु के बाद कुछ दिन तक गुलकंदी ने जीवन राम के द्वारा इकट्ठा किए धन पर अपने दिन काट लिए थे, लेकिन जब इकट्ठा धन भी खत्म होने लगा तो वह भी अपने पति की तरह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने लगी। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। 30 मार खां भी एक 20 साल का गबरू जवान बन चुका था। एक दिन उसकी माता ने उसे समझाया कि बेटा दयाराम, अब तू 20 साल का हो चुका है। अब तक मैं जैसे तैसे करके तेरा और अपना पेट भरती रही, लेकिन अब मेरे हाथ पैर भी जवाब देने लगे हैं। अब तुझे कोई नौकरी या मेहनत मजदूरी का काम देख लेना चाहिए, जिससे परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह हो सके। दयाराम ने मां के सामने अपनी सहमति व्यक्त कर दी, किंतु उसने ना तो कोई नौकरी तलाशी और ना ही किसी तरह की मेहनत मजदूरी पर गया। जाता भी तो कैसे? दरअसल वह एक आलसी और कामचोर व्यक्ति बन गया था। वह नौकरी करना ही नहीं जानता था, क्योंकि उसकी मां की कमाई से उसके खाने पीने का प्रबंध हो ही जाता था। लेकिन कुछ समय बाद उसकी मां ने जब उसे ज़्यादा प्रताड़ित किया तो वह कोई नौकरी खोजने के लिए तैयार हो गया। एक दिन वह राज दरबार में जा पहुंचा।
वहां उसने हाथ जोड़कर राजा से विनती की और कहा, हे अन्नदाता, मैं आपके राज्य का एक बेरोजगार युवक हूँ। मैं आपसे यह विनती करने के लिए आया हूँ कि आप मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। कोई और दिन होता तो राजा उसे धुतकार देता। उसकी तरह ना जाने कितने बेरोजगार युवक राजा के पास अपनी फरियाद लेकर आते थे, लेकिन आज के दिन राजा खास तौर पर खुश था। उसकी रानी ने उसे बताया था कि शीघ्र ही उसकी कोख से उसकी संतान जन्म लेने वाली है। इसलिए राजा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें भी नौकरी दे देंगे, पर पहले अपना नाम तो बताओ और यह भी बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या विशेषताएं हैं। दयाराम यानी कि तीसमार खां ने कहा, अन्नदाता, लोग मुझे तीसमार खां के नाम से पुकारते हैं। अब यह मेरा नाम कितना सार्थक है यह तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन जरूर दिलाता हूँ कि जब भी आप मुझे कोई असंभव काम सौंपेंगे तो मैं दिल और जान से उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। राजा ने कहा, ठीक है, आज से हमने तुम्हें राजकीय सेवा के लिए नियुक्त किया। तुम्हारा वेतन होगा 100 रुपये प्रतिदिन। किसी दिन वक्त आने पर हम तुम्हारे कौशल का इम्तिहान भी जरूर लेंगे। और इस तरह तीसमार खां राजकीय सेवा के लिए नियुक्त हो गया। एक आकर्षक वेतन और काम धाम कुछ भी नहीं, तीसमार खां की तो जैसे मौज ही हो गई। कुछ ही दिनों में उसने अपना पुराना कच्चा मकान तुड़वाकर एक नई हवेली का निर्माण करवा लिया। उसकी माँ भी अब दूसरों के यहाँ काम करना छोड़कर आम गृहिणियों की तरह घर में रहने लगी। तीसमार खां की उन्नति को देख राज दरबार में ही कुछ अन्य राज दरबारी उससे जलन की भावना रखने लगे। वे सोचने लगे कि जब मौका मिलेगा तब तीसमार खां को नीचा जरूर दिखाएंगे। कुछ ही दिनों में उनके हाथ एक मौका लग भी गया। राज्य के एक खास हिस्से में कई दिनों से कुछ डाकू सक्रिय हो उठे थे। उन्होंने लूटपाट भी आरंभ कर दी थी। राजा के सिपाही पकड़ने में असफल हो रहे थे। डाकुओं का हौसला इतना अधिक हो गया था कि अब वे दिन दहाड़े डाका डालने लगे। राजा का प्रशासन इनके सामने असहाय दिखाई पड़ने लगा था। जब जनता में त्राही त्राही होने लगी और वहां के लोग फरियाद करने राजा के पास पहुंचने लगे, तो राजा ने अपनी सभा बुलाई और दरबारियों से सुझाव मांगा कि आखिर डाकुओं को किस तरह पकड़ा जाए या फिर उन्हें खत्म किया जाए। इस पर गहन विचार होने लगा। सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें कुछ ने कहा कि डाकुओं पर भारी इनाम घोषित करना चाहिए, तो किसी ने कहा डाकू को मार कर लाने वाले को इनाम देने की घोषणा करनी चाहिए। तभी राजा के एक मंत्री ने तीसमार खां का नाम सुझाया। उस मंत्री ने राजा को याद दिलाया कि किस शर्त पर तीसमार खां को राजकीय सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। मंत्री की बात सुनकर राजा को भी यह सुझाव उचित लगा और राजा ने तुरंत ही तीसमार खां को राज दरबार में बुलवा लिया। तीसमार खां के आने के बाद राजा बोला, तीसमार खां, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें यह नौकरी किस शर्त पर मिली थी? नौकरी लेते वक्त तुमने कहा था कि तुम किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकते हो। तो बस यूं समझ लो कि आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ पहुंची है। देश के दक्षिणी भाग में जाओ और वहां के लोगों को भय का वातावरण फैला रहे डाकुओं से मुक्त कराओ। तुम्हें जितने भी सैनिकों की आवश्यकता होगी वो तुम्हें मिल जाएंगे। तीसमार खां ने कहा, ठीक है अन्नदाता, मैं कल ही दक्षिण की ओर रवाना हो जाता हूँ और इस काम के लिए मुझे किसी भी सैनिक की जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही इस काम को अंजाम दूंगा। तीसमार खां राजा के सामने बात जोश में कहकर तो जरूर आया था, लेकिन घर आकर वह चिंता में पड़ गया। तलवार की बात तो दूर, उसने कभी कोई चाकू भी नहीं पकड़ा था और फिर उसका सामना तो खतरनाक लुटेरों से था।
वह इस बात को सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि जब राजा के इतने सैनिक उन लुटेरों को नहीं पकड़ पाए तो वह अकेला कैसे पकड़ लेगा। यही सब सोचते हुए सारी रात बीत गई और तीसमार खां को नींद नहीं आई। बस इसी चिंता में घुलता रहा कि इस स्थिति का मुकाबला कैसे करेगा। उसे चिंतित देखकर उसकी मां ने उससे उसकी चिंता का कारण पूछा तो तीसमार खां ने अपनी परेशानी मां को भी बताई। अब तो उसकी मां की भी चिंता बढ़ गई। उसने कहा, बेटा तू यह राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चला जा। यहाँ तो तेरे लिए दोनों तरफ मौत है। डाकुओं से भिड़ेगा तो वे तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे और असफल होकर लौटा तो राजा ही तुझे जेल में डलवा देगा। तेरी सारी संपत्ति भी छीन ली जाएगी और हो सकता है ऐसे हाल में मुझे भी जेल में डलवा दिया जाए। तीसमार खां ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ मां, ऐसा करना ही सही होगा। तब उसने अपनी मां से कहा कि तू मुझे थोड़ा सा भोजन बना कर दे दे, तब तक मैं घर में रखा हुआ धन सहेज लेता हूं। ऐसा कहकर तीसमार खां अपने घर में रखा धन एक थैले में डालने लगा और उसकी मां रास्ते में लेकर जाने के लिए तिल के लड्डू पकाने लगी। अचानक ही उसे कोई काम याद आ गया और वह चाशनी बनाने का काम छोड़कर उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए चली गई। इस बीच चूहे का पीछा करते हुए एक काला नाग रसोई में आ गया। उसने चूहे को पकड़ने के लिए जैसे ही छलांग मारी तो वह खुद चाशनी में गिर गया। चाशनी बहुत ही गर्म थी। उस नाग का सारा शरीर पिघलकर उस चाशनी में ही घुल गया। कुछ देर बाद तीसमार खां की मां वहां पहुंच गई। उसने जल्दी जल्दी लड्डू तैयार किए और उन्हें पोटली में बांधकर रख दिए। तीसमार खां ने भी अपनी पूंजी एक थैले में भरी और कुछ धन अपनी माता के लिए छोड़कर दोनों थैलियां लेकर घोड़े पर सवार हो गया और अपने रास्ते चल पड़ा। सारा दिन यात्रा करने के बाद शाम को वह किसी गांव में न ठहरकर जंगल में ही किसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। घोड़े को चरने के लिए छोड़ा और अपनी दोनों पोटलियां पेड़ की एक डाली में टांग दी। वह इतना थक चुका था कि कुछ ही देर में उसे नींद आ गई और कुछ पता ही नहीं चला। सबसे बड़े संयोग की बात यह हुई कि राजा ने तीसमार खां को जिन डाकुओं को पकड़ने के लिए भेजा था, उन्हीं डाकुओं का झुंड उसी जंगल में आ पहुंचा। डाकुओं ने एक अकेले मुसाफिर को पेड़ के नीचे सोता देखा और उसके पास आ गए। पास आते ही उनकी नज़र पेड़ पर लटकी हुई उन दोनों पोटलियों पर पड़ी तो उन्हें यह समझते देर न लगी कि वह पोटली उस मुसाफिर की ही है। लुटेरों के सरदार के आदेश पर दोनों पोटलियों को पेड़ से नीचे उतारा गया और उन्हें खोला गया। सबसे पहले पोटली में बहुत सारा धन और दूसरी पोटली में लड्डू मिले। धन की पोटली तो लुटेरों के सरदार ने पहले ही अपने कब्जे में कर ली, लेकिन डाकू भूखे भी तो थे। इतने स्वादिष्ट लड्डू पाकर उनसे रहा न गया और उन सभी ने लड्डू खाकर अपने पेट की आग को शांत कर दिया। लड्डू खाने के कुछ ही देर बाद उन सभी की हालत खराब होने लगी। जल्दी ही वे सभी बेहोश हो गए और बेहोशी की हालत में ही वे सभी डाकू मृत्यु की गोद में समा गए। सुबह सुबह जब तीसमार खां की आंख खुली तो उसने अपनी पोटलियों को खुला हुआ पाया और अपने आसपास पड़े उन डाकुओं और बिखरे हुए लड्डुओं को देखकर वह समझ गया कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है मां के लड्डू बनाते समय। जरूर ही इसमें कुछ विषैला पदार्थ पड़ गया है जो इन सभी की जान ले गया। बस फिर क्या, देर ना करते हुए तीसमार खां ने अपनी तलवार निकाली और एक एक करके उन सभी के सर काटना शुरू कर दिए।
वह डाकू भी संख्या में 30 ही थे। इसके बाद उसने डाकुओं के पास जो कुछ भी कीमती मिला सब अपने कब्जे में कर सभी के सर अपने साथ लेकर वापस नगर लौट आया और राजा के पास जाकर अपना कारनामा राजा को कह सुनाया। राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उसने तीसमार खां की बहुत प्रशंसा की। उसे ढेरों अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया। साथ ही उसकी तनख्वाह में बढ़ोतरी के आदेश भी दे दिए। उसके इस बहादुरी भरे कारनामे के कारण ही शहर के अमीर और सम्मानित लोगों ने उसे अपने कंधों में उठाकर पूरे नगर में उसकी जय जयकार करते हुए घुमाया। कहानी को यहाँ तक सुनाकर पटेल जी ने बुलाकी से कहा, भाई बुलाकी, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि तुमने जो शाम को नज़ारा देखा था वह उसी समय का था। नागरिकों के कंधे पर जो व्यक्ति बैठा था वही तीसमार खां था और पीछे लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे वे शहर के धनी मानी व्यक्ति और राज दरबार के कर्मचारी थे। और इस तरह बुलाकी राम नाई जो दृश्य बाजार से देखकर आया था, गंगाराम पटेल ने इस कहानी द्वारा उसका रहस्य उजागर किया। यह सब कथा सुनाकर गंगाराम पटेल ने कहा कि भाई बुलाकी, अब आज के प्रश्न का तुम्हें उत्तर मिल चुका है, तो अब जल्दी से सोने की व्यवस्था करो, सुबह जल्दी उठना है। प्यारे श्रोताओं, आज की कहानी के विषय में अपने सुझाव हमें जरूर दें। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल RR टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।